नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीकोड आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों आप सबको पता होगा कि हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री की रिवीजन क्लासेस कर रहे हैं और ये एक समरी बेस्ड क्लासेस है जो कि स्पेक्ट्रम की किताब से ली जा रही है। बहुत ही खूबसूरत किताब है दोस्तों। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किस तरीके से इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ था, उससे जुड़ी हुई तमाम थ्योरीज के बारे में देखा था हम लोगों ने, और ये भी देखा था कि इन लोगों की शुरुआती तौर पे इनके मेथड्स कैसे थे। ये भी देखा था हम लोगों ने कि इनकी अचीवमेंट्स क्या क्या रही हैं। अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों वो ये है कि ये जो 1885 से 1905 वाला जो सिचुएशन है, ये जो टाइम फ्रेम है जिसको हम लोग मॉडरेट फेज कहते हैं, इसमें ऐसी क्या घटनाएं घटी कि 1905 में, या ये कहा जाए 1905 से 1905 ऑनवर्ड्स हमारे देश में दोस्तों ये मॉडरेट फेज से मिलिटेंट नेशनलिज्म का ग्रोथ होता है। ये मिलिटेंट नेशनलिज्म की ग्रोथ जो है वो क्यों हुई, ऐसी क्या घटनाएं घटी 1885 से 1905 के बीच में। तो चलिए इसको विस्तार से समझते हैं। पहला जो सब टॉपिक है वो है व्हाई मिलिटेंट नेशनलिज्म ग्रू। सबसे पहली बात तो यह है कि जब कांग्रेस शुरुआत में बनी थी, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि हम सबको ऐसा लगता था कि अंग्रेज जो हैं उन तक हमारी डिमांड सही ढंग से पहुंच नहीं रही है, तो ये लोग प्रेयर पिटिशंस करते रहते थे। विथ टाइम ड्यूरिंग 1885 टू 1905 वी रियलाइज्ड कि ऐसा एक्चुअली में नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि हमारी इंटरेस्ट, हमारे देश की इंटरेस्ट और ब्रिटिशर्स की इंटरेस्ट में जमीन आसमान का फर्क है। इनफैक्ट दोनों ऑपोजिट्स हैं। तो ये रियलाइजेशन होना द ट्रू नेचर ऑफ ब्रिटिश रूल वॉज एक्सप्लॉयटेशन। तो हमारे दिमाग में जो चीज़ थी कि नहीं, वो एक्चुअली में हमारी भलाई के लिए आए होंगे, हमें सिविलाइज करने के लिए आए होंगे। प्रॉब्लम ये है कि हमारी जो डिमांड्स है वो उन तक पहुंच नहीं रही है, उनकी भाषा में सही ढंग से उनको समझ नहीं आ रहा है। ये रियलाइजेशन टूटा, ये भ्रम जो है वो टूट गया और ये रियलाइज हुआ कि ट्रू नेचर जो है ब्रिटिश राज का वो सिर्फ एक्सप्लॉयटेशन करना है। ये भी समझ में आ गया कि जहां पे हमारा इंटरेस्ट आएगा वहां पे उनके इंटरेस्ट से क्लैश होगा। दूसरी चीज जो है वो ये है कि हमारे अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ रिस्पेक्ट वाली फीलिंग जो है वो आ गई। यहां पे चीज को समझना जरूरी है, क्योंकि जब भी हम किसी दुश्मन से लड़ते हैं दोस्तों, उसको सिर्फ फिजिकली नहीं हराते हैं, ये तो है ही, इसके साथ साथ उसको इंटिमिडेट करते हैं, उसको डराते हैं, डेटरेंस क्रिएट करते हैं, उसको मेंटली तोड़ते हैं, उसको साइकोलॉजिकली तोड़ते हैं। तो हम लोग ऑलरेडी इन सब तरीकों से टूट रहे थे। 1885 से 1905 के बीच में हम लोग टूट रहे थे, लेकिन उस समय ऐसी कुछ घटनाएं घटी, हम लोगों के अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस ग्रोथ हुआ। 1885 से पहले जब हमारे देश में सोशियो रिलीजियस मूवमेंट्स चल रहे थे, रिफॉर्म मूवमेंट्स चल रहे थे, तो इन रिफॉर्म मूवमेंट्स की सबसे बड़ी योगदान यही रही कि इन्होंने एक समाज जो भारत का था, जो सोसाइटी थी भारत की, जो टूटी फूटी सोसाइटी थी, उसको यूनिटी प्रोवाइड करी। इन रिफॉर्म मूवमेंट से ये कहा कि जो भी धर्म और जात के नाम पे जो प्रैक्टिसेस हम लोग कर रहे हैं, उन सब से अगर हम बंधे रहें तो हम लोग कभी भी अंग्रेजी हुकूमत से नहीं लड़ सकते एक साथ। तो इन चीज को समझने के बाद हमें ये रियलाइज हुआ कि एक्चुअली में हमारी जो सिविलाइजेशन है, एक्चुअली में हमारी जो पास्ट है वो कितनी समृद्ध है। लीडर्स लाइक स्वामी विवेकानंद, इन लोगों का बहुत बड़ा देन रहा है हम लोगों की सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ रिस्पेक्ट को वापस पाने में। दूसरी चीज ये थी। तीसरी, इंपैक्ट ऑफ ग्रोथ ऑफ एजुकेशन। जब वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट किया गया 1854 से, इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट किया गया भारत में, और 1854 से लेकर के 1905 के बीच में बहुत सारे मिडिल क्लास लोग, भारतीय लोग, उन्होंने पढ़ाई करी, और इस पढ़ाई के वजह से उनको पता चला कि बहुत सारा अवेयरनेस विद रिस्पेक्ट टू जॉब, विद रिस्पेक्ट टू एम्प्लॉयमेंट, विद रिस्पेक्ट टू अनएम्प्लॉयमेंट, विद रिस्पेक्ट टू द ट्रू नेचर ऑफ द ब्रिटिश रूल, इन सब के बारे में हमें अवेयरनेस पहुंची और ये लोग आगे पर्कुलेट करने लगे मासेस में। इसके अलावा कुछ इंटरनेशनल इन्फ्लुएंसेस भी ऐसी हुई या इवेंट्स भी ऐसी हुई जिसने ये प्रूव कर दिया कि यूरोपियन सुप्रीमेसी या यूरोपियन पावर जो कि हमें लगता था कि इनविंसिबल है, जिनको हराया नहीं जा सकता, वो भ्रम भी टूटा। जैसे जापान एक छोटा सा देश है, उसने रशिया को चैलेंज किया और रशिया के ऊपर फतेह हासिल करी। बोर वॉर्स जो हुए साउथ अफ्रीका में, उसमें ब्रिटिशर्स को बहुत बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा। इथियोपिया जैसा छोटा देश, वो इटली के सामने लड़ा भी और इटली को हराया भी। एशिया के अंदर जापान एक बहुत ही मेजर इंडस्ट्रियल पावर बनकर उभर के आया और तमाम अलग अलग जगहों पे नेशनलिस्ट मूवमेंट्स चल रहे थे।
इन सब से ये प्रतीत होता है कि जो इनविंसिबल वाली जो चीज थी कि नहीं यूरोपियन पावर्स वर इनविंसिबल, ऐसा नहीं है। दे कैन बी डिफीटेड, और ये बारी बारी से इंटरनेशनल लेवल पे प्रमाण हो रहा था, और वो चीज हमारे भारतीयों के फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत ज्यादा मोटिवेटिंग फैक्टर रहा। इसके अलावा इंक्रीजिंग वेस्टर्नाइजेशन के ऊपर भी हमारी रिएक्शंस रही। इसके अलावा हम लोग डिससैटिस्फाइड थे विद द अचीवमेंट्स एंड द मेथड्स दैट वर अडॉप्टेड बाय मॉडरेट्स। एक तरफ तो हमारे मॉडरेट्स जो हैं उस समय कुछ खास कर नहीं रहे थे, और दूसरी तरफ लॉर्ड कर्जन की रिएक्शनरी प्रिंसिपल्स या पॉलिसीज विद रिस्पेक्ट टू कैलकाटा कॉर्पोरेशन एक्ट, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, यूनिवर्सिटीज एक्ट, पार्टीशन ऑफ बंगाल, ये ऐसी ऐसी चीजें हैं जिसने भारत को और ज्यादा गुस्सा दिला रहा था और ज्यादा भारत को तोड़ रहा था। तो अगर आप समझने की कोशिश करें, ये एक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है। इसके एक तरफ है मॉडरेट्स जो एक्चुअली में कुछ खास इफेक्टिव कर नहीं रहे हैं, दूसरी तरफ है ब्रिटेन जो एक के बाद एक इस तरीके की रिएक्शनरी लॉज लेकर आ रहे हैं, पॉलिसीज लेकर आ रहे हैं। ये कॉर्पोरेशन एक्ट का मेन ऑब्जेक्ट या ये इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट का मेन ऑब्जेक्ट भी ये था कि किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशनल कमिटीज में इंडियंस की संख्या को कमाया जाए, इंडियंस की संख्या को रिड्यूस किया जाए। ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट में हर वो चीज जो भी हम डिमांड करें एज पर द सिविल राइट्स कंसर्न, उसको दबाने की कोशिश करी जाए, उसको अवॉइड करने की कोशिश करी जाए। पार्टीशन ऑफ बंगाल, हम सबको पता है कि बंगाल उस समय एक रेवोल्यूशनरी हब बन गया था। अगर उसको तोड़ दिया जाए तो इस रेवोल्यूशनरी मूवमेंट की जड़ को खत्म किया जा सकता है, इसकी मोबिलाइजेशन को खत्म किया जा सकता है। तो बड़े ही पर्पसफुली इन सब चीजों को कर्जन साहब ला रहे थे, और इन्हीं सब रिएक्शनरी पॉलिसीज के चलते हुए और मॉडरेट्स के फेलियर्स को देखते हुए एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप ने यह तय किया कि वी विल हैव टू स्टार्ट द मिलिटेंट स्कूल ऑफ थॉट, एंड दे स्टार्टेड द इमर्जेंस एंड देन द स्टार्टेड द इमर्जेंस ऑफ द ट्रेन्ड लीडरशिप। ट्रेन लीडरशिप भी इनको मिल गई, और इन दोनों की मिली भगत से एक्सट्रीमिज्म शुरू हुआ। इनका मेन जो आइडियोलॉजी थी वो थी हेट्रेड फॉर द फॉरेन रूल, बिलीव इन द कैपेसिटी ऑफ मासेस। ये अलग है मॉडरेट से। मॉडरेट उस समय बहुत ही एरिस्टोक्रेटिक हुआ करते थे, लेकिन यहां पे पहली बार मासेस की इंपॉर्टेंस को समझा गया, उसको रिकॉग्नाइज किया गया। इसके अलावा स्वराज, सेल्फ डिटर्मिनेशन से कम कुछ नहीं लेंगे हम, सेल्फ डिटर्मिनेशन से कम कुछ नहीं लेंगे हम, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा एडवोकेसी ऑफ डायरेक्ट पॉलिटिकल एक्शन एंड सेल्फ सैक्रिफाइसेस। डायरेक्टली हम पॉलिटिकल एक्शन लेंगे अगेंस्ट द ब्रिटेन, और सेल्फ सैक्रिफाइस करने की अगर नौबत आए तो हम पीछे नहीं हटेंगे। इस लेवल का डिटर्मिनेशन था एक्सट्रीमिज्म में। दोस्तों नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट की जेनेसिस पार्टीशन ऑफ बंगाल में कैसे है और इन दोनों के बीच का रिलेशंस कैसा रहा। चलिए, अगर अभी तक आप लोगों को ये इस तरह की वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।